हेलो, मैं चेतन जरा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें अपन करने वाले हैं बोर्ड एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड के अंदर पूछ जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न की। देखिए किस प्रकार से बने। ये क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 60 है, तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। मतलब एलसीएम का मान आपको 60 दिया हुआ है, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। हम इसको लिखेंगे a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो a इंटू बी दो संख्याओं का गुणनफल ये होता है। पूर्णांक आपके a और b होते हैं, तो इनका जो गुणनफल है वो आपको 120 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखूंगा मैं 120। और एलसीएम कितना दिया हुआ है मेरे पास, एलसीएम दिया हुआ है 60 और एचसीएफ मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है, एचसीएफ ऐसे कैसे रखूंगा, इस 60 का मैं यहाँ पे भाग लगाऊंगा, तो ये बनेगा एचसीएफ इज इक्वल टू 120 बटे में आपका 60, ये कटेगा 60 के पाड़े से 120, आपका आएगा एचसीएफ इज इक्वल टू आएगा 2। एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा 2। उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार से बने। ये क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः से दी गई संख्याएं है। ठीक है, मतलब शून्यकों का जो योग है वो आपके पास में दिया गया है माइनस का 1/4 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपको दिया गया है 1/4। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक बार के लिए, यहाँ लिखूंगा कि शून्यकों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा है, इसका मान आपको दिया है -1/4 और आपके पास अल्फा जो बीटा है वो आपको दिया गया है 1/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 और अल्फा बीटा का मान है आपके पास में 1/4। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू, ठीक है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट x प्लस अल्फा बीटा। ये तो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, x स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा डॉट x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है शून्यकों का गुणनफल, ये होता है शून्यकों का योगफल। ऊपर से वैल्यू उठाओ और इस वाले के अंदर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये लो k यहां से आएगा x स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4 है, तो यहाँ लिखूंगा माइनस का 1/4 और बाहर है आपका x प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4। ठीक है, आगे थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस माइनस बनेगा प्लस, प्लस आपका बनेगा 1/4 x, ठीक है, और प्लस आपका बनेगा 1/4। ऐसा कैसा आ गया। ठीक है, अब मैं आपको क्या करना है, मैंने जब ये वाली प्रश्न वाली पढ़ाई थी मैंने कहा था कि ये जो बट्टे वाला है इसको आपको हटाना है। अब देखिए किस प्रकार से हटाऊंगा। यहां से मैं लघुत्तम ले लूंगा 4, तो ये बनेगा 4। लघुत्तम बनने के बाद में यहां से 4 लघुत्तम लिया, तो ये बना आपका 1 का भाग 4 में जाएगा, 4 भाग 4 को मैं x स्क्वायर से गुना करूंगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच्चा 1 आपका x से गुना होगा तो x प्लस 4 का भाग 4 में दूंगा, एक बार 1 को मैं 1 से गुना करूंगा, आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, यहां तक ये आप लोगों के पास बन चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले 4 को बाहर निकाल लेता हूं, तो ये बनेगा k/4, ये तो बाहर निकल गया और आपके पास बना 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 सॉरी प्लस 1 बना आपके पास में, ये लो। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आपका द्विघात बहुपद बन चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाला जो एक्स्ट्रा पद आ रहा है इसको आपको लिखना है, जहां k/4 कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, अतः बहुपद क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपके पास में बहुपद बन चुका है, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को बहुपद का निर्माण करना है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए शून्य ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको टुकड़े करने हैं। अब टुकड़े करने की विधि आपके पास में 3 दी हुई है, चाहे तो आप लोग गुणनखंड विधि से कर लीजिए, चाहे तो पूर्ण वर्ग विधि से कर लीजिए, चाहे श्रीधर आचार्य वाले से कर लीजिए। तो अगर आपके गुणनखंड आसानी से बन रहे हैं तो आप लोग गुणनखंड विधि ही लगाइए। अब देखिए इसको मैं गुणनखंड विधि से सॉल्व करता हूं, तो ये किस प्रकार से बनेगा, मैं इसको लिखूंगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब देखिए आपको क्या करना है, जोड़ने पर या घटाने पर
जोड़ने पर या घटाने पर आपके पास में आना चाहिए, आपके पास आना चाहिए माइनस का 7x, और गुणा करवाने पर आपके पास में आना चाहिए इन दोनों का गुणनफल, बोले तो 6x² गुणा आपको करवाना -3, तो आपके पास में आना चाहिए गुणा करवाने पर माइनस का 18x², माइनस का 18x²। इस प्रकार से मुझे टुकड़े करने हैं। अब देखिए टुकड़े किस प्रकार से करूंगा, मैं इसको लिखूंगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x और -3। ठीक है, ऐसा मैंने लिखा है। देखो गुणा करवाने पर 9 दूनी 18, x और x² बन रहा है, एकदम परफेक्ट आपका आ रहा है। और 9x में से मैंने 2x घटाया है, माइनस का 9x में से मैंने प्लस का 2x घटाया, तो कितना बचा, माइनस का 7x बचा। तो गुणनखंड मेरे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में कॉमन लूंगा, इन दोनों में कॉमन लूंगा, कॉमन लेने के बाद में बराबर 0 रख देंगे, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देखिए कॉमन आपका आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहां से 3x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या आप लोगों के पास में 2x बच गया। ठीक है, गुणा करवा के चेक कर लिया करो, 3 दूनी 6 x² मतलब एकदम सही बैठा है, माइनस। अब इसके अंदर इसका भाग दूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखो इसको मैं जब इसको गुणा करवाऊंगा तो 3 3 9x आप लोगों का बन रहा है। इसका दूसरा तरीका और है, जो आप लोग बाहर कॉमन लेते हैं उसका इसके अंदर और इसके अंदर भाग लगा के चेक कर लिया करो आराम से। 3x² में 3x का भाग लगाया तो ये बचा, और 9x में 3x का भाग लगाया तो माइनस का 3 बचा। ठीक है, प्लस, और इधर वाले ब्रैकेट में जो संख्या आएगी वो की वही आपके अगले ब्रैकेट में आनी चाहिए। ये गुणनखंड का एक तरीके से रूल ही आप लोग मान के चलिए। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन लूंगा, इनमें से मैं +1 कॉमन ले लेता हूं, तो ये वाली संख्या एज इट इज बच जाएगी 2x माइनस का 3। उम्मीद है कि यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए 3x + 1, 3x + 1, इन दोनों को एक जगह लिख लूंगा, इन दोनों को एक जगह लिख लूंगा, और इन दोनों को एक साथ लिख लूंगा और एक बार लिख लूंगा। ठीक है, अब देखिए 3x + 1 ये मैंने एक साथ लिखा, इन दोनों को मैंने एक बार लिखना है, 2x -3, और इनके बराबर क्या लिखूंगा मैं, 0 रखूंगा, क्योंकि मुझे शून्यक निकालने हैं। बोले तो x की वैल्यू निकालनी है, वो शून्य का मतलब वो वैल्यू जिसको इस वाले समीकरण के अंदर रखने पर इसका मान आपके पास में 0 बन जाए, वही आपके शून्य कहलाते हैं। अब देखिए इसको मैं रखूंगा 3x + 1 = 0, और इधर रखूंगा 2x - 3 = 0, तो यहां से आएगा 2x बराबर आपका 3 और x बराबर आ गया 3/2। ठीक है, एक वैल्यू तो आपके पास में ये आई। इधर से मैं करूंगा 3x + 1 = 0 है, तो ये रखूंगा 3x बराबर -1, इस 1 को मैं उधर भेज दिया पक्षांतरण के द्वारा, x बराबर -1 बटे आपके पास में कितना हो गया है, 3 हो गया। मतलब इसके 2 शून्य आए हैं, क्योंकि 2 ही इस वजह से आए हैं क्योंकि आपके पास में जो बहुपद है वो कितने घात का है, 2 घात का है। अगर बहुपद आपके 2 घात का है तो आपके 2 शून्य आएंगे, 3 घात का है तो आपके पास में शून्य आएंगे 3, और अगर इससे ज्यादा घात के जितनी पावर होती है उसके शून्य उतने ही आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में जो शून्यों की संख्या ये वो 2 आ गई है, x बराबर -1/3 और x बराबर 3/2। इस टाइप से अगर प्रश्न आता है तो आपको इसी तरीके से बनाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। पहला इक्वेशन x + y = 5, दूसरा है 2x - 3y = 4। अब इन रैखिक समीकरणों को हल करने की अलग अलग विधियां हैं, चाहे तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए, चाहे तो गुणांकों को समान करने की लगा दीजिए, चाहे वज्र गुणा वाली लगा दीजिए, चाहे विलोपन वाली लगा दीजिए, तुम्हारे हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे वो कर लीजिए। अदरवाइज आपको जो गुणांक जो है समान करने वाली बढ़िया भी मेथड रहता है आपका, तो देखिए मैं उसी टाइप से आपका इस वाले प्रश्न को बनाने वाला हूं। यहाँ देखिए x + y = 5 है, यहाँ पे 2x - 3y = 4 है। ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है, मतलब मुझे x की और y की वैल्यू निकालनी है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से करने वाला हूं। इनकी गुणांक समीकरण ये आपके पास में 1 हुआ, ये समीकरण आपके पास में 2 हुआ। समीकरण 1 को अगर मैं 2 से गुणा करवा दूं, अब 2 से ही क्यों करवाया, चाहे तो आप लोग x के गुणांक को समान कर लो और काट दो, चाहे तो आप लोग y के गुणांक को बराबर कर लो और काट दो। अब यहाँ पे देखिए काटने के लिए अपोजिट साइन होना जरूरी है। अब देखिए अगर मैं इसको समीकरण को 1 को 2 से गुणा करवाता हूं तो साइन आप लोगों का आगे पीछे नहीं है, क्योंकि मुझे घटाना पड़ेगा, अलग से एक टर्म करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे y की जो वैल्यू है एक प्लस में है और एक आपके पास में माइनस में है, तो मैं क्या करूंगा समीकरण 1 को 3 से गुणा करवा दूंगा तो ये 3y बन जाएगा, और फिर दोनों को जोड़ दूंगा तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 1 को 3 से
गुणा करवाने पर अब देखो गुणा करवाऊंगा तो ये क्या बनेगा, 3 से गुणा करवाऊंगा तो 3x माइनस 3x प्लस 3y बराबर ये होगा 15। 3 से गुणा करवाया ना मैंने। अब देखो अब गुणा करवाने पर तो ये आपके पास में आया समीकरण नंबर 3 से गुणा करवा दिया, 1 2 समीकरण पहले थे, तीसरा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस समीकरण 3 को मैं समीकरण इस 2 में जोड़ दूंगा। समीकरण 3 प्लस समीकरण 2, समीकरण 3 में 2 को जोड़ दो। अब जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 2x माइनस 3y बराबर 4 और यहां से बना 3x प्लस 3y बराबर 15। ये लो, ठीक है। समीकरण 2 को समीकरण 2 को और समीकरण 3 को मैं जोड़ रहा हूं। जोड़ने के बाद में ये लिखा मैंने समीकरण नंबर 2 लिख लिया और ये मैंने समीकरण नंबर 3 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है मुझे, ये आपके अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन है तो मैं इनको काट दूंगा। इनको काटने के बाद में अब कौन सी वैल्यू मेरे पास बची है, देखो 2 और 3 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आया, 2 और 3 को मैंने जोड़ा तो कितना आया, मेरे पास 5x आ गया। ध्यान से समझते जाना, कहीं पे मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है। 3x और 2x को जोड़ा तो मेरे पास 5x आ गया। इधर से तो ये वाला सिस्टम कट गया है, बराबर 15 और 4 मेरे पास कितना आ गया है, 19 आ गया है। तो x बराबर मेरे पास कितना आ गया, 19/5। x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास, 19/5। अब इस वाली वैल्यू को समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 जो तुम्हारी इच्छा उसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। तो मैं समीकरण नंबर 1 के अंदर इस वाली वैल्यू को रखता हूं। अब यहां से रखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 1 क्या है आपके पास, x प्लस y बराबर 5। x की जगह पे कितना टिकाओगे, 19/5 प्लस y बराबर 5, ठीक है। इसका पक्षांतर उधर कर दूंगा तो y बराबर 5 माइनस प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 19/5। लघुत्तम लूंगा तो y बराबर लघुत्तम आया आपके पास में 5, 1 का भाग 5 में दूंगा 5 बार जाएगा, 5 को 5 से गुणा करूंगा 25 आएगा, माइनस 5 का भाग 5 में दूंगा 1 बार जाएगा और 1 को मैं 19 से गुणा करूंगा 19 आएगा, ठीक है। अब देखिए y बराबर 25 में से 19 घटेगा तो आपके पास में 6 बचेगा और नीचे कितना चल रहा है आपका 5 बच रहा है। तो इसका मतलब है जब रैखिक समीकरणों को हल करते हैं, चाहे आप लोग कोई सी भी विधि लगा दीजिए, तो आपके पास में x का जो मान आएगा वो तो आएगा 19/5 और y का मान आएगा आपके पास में 6/5, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। इसके लिए मैंने आपको 3 कंडीशन समझाई थी। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये 3 कंडीशन आप लोगों को समझाई थी। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि रेखाएं जो इनका हल होगा, ये जो रेखाएं बनेगी ये प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर बनेगी कि समपाती बनेगी। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a1 a2 इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। a1 बराबर कितना है आपके पास में 5, चिन्ह साथ में लेके चलोगे। b1 की वैल्यू कितनी है -4, c1 की वैल्यू आपको कितनी है 8। अगर c1 आपका उधर है 0 के तो आपको इधर लेके आना है, ठीक है। अब देखिए a2 की वैल्यू कितनी है 7, b2 की वैल्यू कितनी है 6 और c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, c2 की वैल्यू है -9। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले समझाया था, एक बार के लिए तीनों को बराबर ही रख दो। एक बार के लिए तीनों को बराबर रखेंगे मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। एक बार तीनों को बराबर रख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इनकी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे रखनी है। तो वैल्यू जैसे ही तुम लोग रखोगे तो वैल्यू रखूंगा मैं। a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7, बराबर रख दो एक बार के लिए। और b1 की वैल्यू कितनी है -4 और b2 की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास में 6। अब देखो आगे c1 8/-9। अब आपको क्या करना है,
अगर कंडीशन आपकी पहले राउंड के अंदर ही अगर फेल हो रही है तो आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आपकी a1/a2 अगर बराबर है, ये बराबर आ रहा है तब तो आपको आगे जाना है, लेकिन अगर पहले ही यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ जाए तो c1/c2 आपके कोई फायदेमंद नहीं है, उसको मत लिखना, कोई आवश्यकता उसकी नहीं पड़ेगी। अब देखिए 5/7 और माइनस का 4/6 क्या कभी भी एक दूसरे के बराबर होते हैं? कि कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। इसका मतलब यहां से मैं लिखने वाला हूं कि 5/7 इज नॉट इक्वल टू आपकी -4/6, तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहां से लिखूंगा क्या कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः लिखूंगा अतः रेखाएं आपकी कैसे बनेगी? प्रतिच्छेदी। ये लो प्रतिच्छेदी बनेगी, हल आपका अद्वितीय होगा। ये लो ठीक है। अब देखो क्या करना है, रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी होंगी तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, जो कि आपको इक्वेशन देगा तो देते ही आपको समझ में आ जाएगा कि रेखाएं किस तरीके से बनेगी। तो रेखाएं जो आप लोगों की बनेगी वो आपकी बनेगी प्रतिच्छेदी। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका x² - 9 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य का मतलब होता है कि वो मान जिसको इसके अंदर रखने पर इसका मान अगर 0 हो जाता है तो वही आपके शून्य कहलाते हैं। चलिए अपन करते हैं। तो शून्य का निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, चलिए इसको मैं लिखूंगा x² - 9 बराबर आपका 0। अब देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जरा मुझे बताना, x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर बराबर 0। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये आपका a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, जिसको अपन लिखते हैं a + b और यहां लिखते हैं a - b। मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब देखिए इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। x + 3 यहां से बनेगा x - 3 बराबर आपका 0। अब मैं इसके बराबर 0 रखूंगा तो x + 3 बराबर 0, इसके बराबर रखूंगा तो x - 3 बराबर 0। यहां से बनेगा x बराबर -3, यहां से बनेगा x बराबर प्लस का आपके पास 3। तो इनडायरेक्टली मैं इनको ऐसा लिख सकता हूं x बराबर +- का 3, x बराबर +- 3। तो ये इसके क्या आ गए हैं, शून्य का आगे है। इनको अगर मैं इसके अंदर रखता हूं तो इस वाले का समीकरण का जो मान बनेगा वो आपके 0 बन जाएगा। चाहे चेक करके देख लो। अगर -3 रखता हूं यहाँ पे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस का 9 बनेगा और 9 - 9 प्लस माइनस आपका 0। फिर यहां देख लीजिए अगर प्लस का 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9, एक प्लस का माइनस का कैंसिल होकर फिर आपका क्या बना देगा, 0 बना देगा। अगर आपको ये सारे वीडियो सारे जो क्वेश्चन है आपको पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे को जरूर बजा लेना, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न किस तरीके से आता है। तो ये क्वेश्चन है आपका द्विघात बहुपद 2x² - 6x + 4 के शून्यक का योग वह गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है और अल्फा बीटा का मान बताना है, जो कि फॉर्मूले के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखा है। मैं यहां से लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। ये होगा शून्यकों का योगफल। ये हो गया अल्फा बीटा बराबर c/a। ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। यहां होता है माइनस फॉर्मूले वाला एज इट इज। b होता है आपके पास में, b होता है आपके पास में x का गुणांक। क्या होता है, x का गुणांक। x का गुणांक कितना है आपके पास है -6, तो यहां लिखूंगा -6 बट्टे के अंदर a होता है आपका, a होता है आप लोगों के पास में x² का गुणांक जो कि कितना है 2 है, तो यहां से लिखूंगा माइनस माइनस आपका हो गया +6 और बट्टे के अंदर 2। ऐसे कैसे कट जाएगा, कितना आ गया 3, ठीक है। अब यहां से बनता है c/a। c होता है अचर मान जो कि कितना है आपके 4 है। a होता है आपके x² का गुणांक, चिन्ह को साथ में लेना है, जो कितना आ गया 2। फिर काटा मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अर्थात आपके पास में जो बना है वो आपके पास आया अल्फा प्लस बीटा बराबर तो है 3 और आपके पास जो अल्फा डॉट बीटा है या शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपके पास में आया है 2। ये लीजिए शून्यक का योगफल और शून्य का जो गुणनफल है 3 और 2 आपके पास में आ गए हैं। इस तरीके से आप लोगों को प्रश्नों को बनाना है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन आपका कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये आपके पास में द्विघात समीकरण है, इसके मूल हमारे को निकालने हैं। अब देखिए किस तरीके से निकालते हैं। अगले वाले ने कहा है कि गुणनखंड विधि से निकाल लो, तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ये लो x स्क्वायर। अब देखो इसको बताने से पहले फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि जोड़ने पर या घटाने पर आपके पास में आना चाहिए माइनस का 3x और गुणा करवाने पर आपके पास में आना चाहिए इन दोनों का गुणनफल, जो कि कितना है ये बना माइनस का 10x स्क्वायर। ठीक है, मतलब इन दोनों का गुणा कितना हो, ये माइनस 10 और x स्क्वायर दोनों गुणा करवाऊंगा माइनस का 10x स्क्वायर और जोड़ने पर या घटाने पर मेरे पास आना चाहिए माइनस का 3x। अब देखिए इसको बनाऊंगा किस तरीके से बनेगा। ये बन जाएगा x स्क्वायर। अब देखो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। देखो माइनस 5x को 2x को गुणा करवाया तो माइनस 10x स्क्वायर मेरे पास बन गया। 5x में से 2x घटाऊंगा तो मेरे पास माइनस का 3x आएगा। अब यहाँ पे समझदारी वाली बात ये है कि जिसका अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस होता तो ये वाली वैल्यू में प्लस की बनाता, क्योंकि मुझे बचाना प्लस में है, ज्यादा वैल्यू उसी की रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो माइनस में है तो मुझे इस वाले 5x को मुझे माइनस का बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे माइनस का शेषफल यहाँ पे बचाना है। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन, इन दोनों के अंदर कॉमन, यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, यहां से कॉमन निकल जाएगा x, क्योंकि x ही आ सकता है और कुछ मुझे दिख नहीं रहा। x माइनस का 5, देखो इसको गुणा करवाया x स्क्वायर माइनस ऐसा कैसे और x को 5 से गुणा करवाया 5x प्लस। अब यहां से कॉमन मतलब ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर आएगा ये का यही यहाँ पे आएगा, तो यहां से कॉमन क्या आएगा 2x मेरे पास दिख नहीं रहा क्योंकि x इसमें है इसमें नहीं है, तो यहां से बच गया कितना x माइनस 10 के अंदर 2 का भाग लगा दो 5 आ गया। ये लो अब देखो दोनों ब्रैकेटों के अंदर सेम संख्या है, इन दोनों को एक जगह लिख दूंगा तो x माइनस x प्लस 2 बचा और यहां से बचा x माइनस का 5। ये मेरे पास तो इसके टुकड़े बन गए हैं। अब मुझे मान निकालने हैं, मूल ज्ञात करने हैं, तो बराबर 0 रख दूंगा, तो ये x प्लस 2 बराबर 0 और इधर x माइनस 5 बराबर 0, तो यहां से बनेगा x बराबर माइनस 2 और यहां से बनेगा x बराबर प्लस का 5। ये इसके दो मूल आ गए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न किस तरीके से बनेगा। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। समीकरण आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। मूलों की प्रकृति का मतलब है आपको विविधता ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है, या फिर बोल सकते हो कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपको निकालना है। अगर उसका मान अगर बराबर के 0 आ रहा है तो आपको बताना है कि मूल आपके समान होंगे और वास्तविक बनेंगे। अगर आप इससे डी का मान अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो आपको बताना है कि मूलों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक तो बनेगी लेकिन आपकी भिन्न भिन्न बनेगी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ रहा है तो आपको बताना है कि मूल जो आपके होंगे वो आपके काल्पनिक बनेंगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, इससे d का मान निकालना है, तो d को अपन लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। सीधी सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास। चलिए यहाँ पे अपन चेक करते हैं, तो b का मान कितना है, b का मान x का जो गुणांक होता है वो आपके पास b होता है। चाहे तो मैं इधर आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ये लो a का जो मान है आपके पास 2 है, b का मान आपके पास में 1 है और c का मान आपके पास में माइनस का 4 है। ठीक है, अब यहां से मैं रखने वाला हूं d बराबर चेक करता हूं b स्क्वायर, d का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है आपके पास 2 गुणा c का मान आपके पास में कितना है माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 मैंने रखा। ये लो 1 का स्क्वायर 1 यहां से बना 4 दूनी 8 और 8 चौक आपका 32 माइनस माइनस प्लस, ये रहा 32। ठीक है, 32 आपके पास आया, वापस से देख लो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया है, 4 चौक 16 16 दूनी 32 आप लोग कैसे भी कर सकते हो, 32 और 1 कितना हो गया 33। तो d का मान आपके पास में कितना निकल के आया है 33, जो कि मैं बोल सकता हूं d का जो मान है वो बड़ा है किससे, आपका 0 से। तो मैं यहां लिखूंगा मूलों की प्रकृति आपकी बनेगी आपकी वास्तविक व भिन्न। ये मूलों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, वो आपके पास में भिन्न होगी। इस तरीके से आपको प्रश्न बनाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो ये
कितने गुणज है, इसके मतलब है कि 4 से लेके 10 से लेके 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से बनाते हैं। तो 10 और 250 के बीच की बात कर रहा है, तो ना तो 10 काउंट होगा और ना ही आपका 250 काउंट होगा। तो इनके बीच वाली संख्या ही आपको निकालनी है। तो देखिए इनके बीच वाली 10 के अंदर आपका 4 का भाग नहीं जाता है, फिर 11 लूंगा, 11 के अंदर नहीं जाता, फिर पहली संख्या जो आपके पास में है वो कितनी है, मेरे पास 12 है, जिसमें कितने का भाग जाता है आपका 10 का, इसका 4 का भाग जाता है। ठीक है, उसके बाद में 4 के गुणज की बात कर रहा है, तो इसमें 4 जोड़ते जाओ, सीक्वेंस आपकी बनती जाएगी। मतलब अगला नंबर आपका आ जाएगा 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 24, इस तरीके से बनता जाएगा। अब देखिए लास्ट वाले पद की बात करता हूं, तो 250 में 4 का भाग नहीं जाता है, फिर उसके पीछे आता हूं तो 249 में भी नहीं जाता है, फिर आप लोगों का जाता है 248 में पूरा 4 का भाग जाता है। तो यहां से लिखूंगा मैं 248। मतलब ये कि आगे वाला नंबर स्टार्ट हो रहा है 12 से और अंतिम पद आपके पास में 248। अब इनके साथ में आपके ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से गुणा के रूप में लिखी जा रही हैं। तो देखिए n का मान मुझे निकालना है, वो कितनी संख्या है जो 4 के गुणज के रूप में इधर घुसी पड़ी है, वो मुझे बतानी है। तो मैं यहां से लिखूंगा क्या कि a का मान मेरे पास कितना है, a का मान मेरे पास कितना है 12 है, और मेरे पास an का मान कितना है, an का मान मेरे पास कितना है 248। n का मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है। और d का मान कितना है, d का मान जो पर्सन में दिया हुआ होगा इधर कितने का गुणा, 4 का गुणा। तो d का मतलब कितने का अंतर आएगा इस वाले के अंदर, एपी के अंदर 4 आपका d का मान आएगा। देखिए अब मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इससे देखो क्या क्या निकाल सकते हो, इससे आप लोग a निकाल सकते हो। जब ये चीजें दी गई हो आप लोग a निकाल सकते हो, n निकाल सकते हो, d निकाल सकते हो। 1 2 3 4 पर्सन में 4 चीजें दी गई हैं, तो पर्सन में चारों चीजें आप लोग निकाल सकते हो। जब चारों में से कोई भी 3 चीज आपको दी हुई है तब आप लोग आराम से चौथी चीज निकाल सकते हो। देखो an का मान मुझे पता है जो कि कितना है 248, तो 248 यहां रखूंगा। a का मान कितना है, a का मान मेरे पास 12 है, इधर रखूंगा प्लस n माइनस 1 ऐसा कैसा, और इंटू डी का मान कितना है मेरे पास 4 है। ठीक है, अब देखिए अब 248 में इधर लेस करूंगा, 248 माइनस का 12 बराबर n माइनस 1 इंटू आपका 4 चल रहा है। ठीक है, अब 248 में से 12 घटेगा तो आपका आएगा 236, आप लोगों के पास बच जाएगा 236 बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब इस 4 का मैं भाग यहां लगा देता हूं, ये 4 का भाग मैंने यहां लगा दिया है। अब देखिए क्या करने वाला हूं, भाग लगा दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, इससे कटेगा ये 4 पंजे 20, बच गया 3 4 नाम 36, ये बच गया 59 बार आप लोगों के पास में आ गया है। इधर चल रहा है n माइनस 1, इस 1 को इधर ले आया तो n बराबर 59 और 1 इधर आएगा, जुड़ के कितना बन जाएगा 60, कितना बन जाएगा 60। मतलब 10 से लेके 250 के बीच में 60 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 4 के गुणज के रूप में लिखी जा रही हैं। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आपका कुछ भी आ सकता है, 3 का गुणज, 2 का गुणज, 7 का गुणज, 4 का गुणज, कितना भी आ सकता है। इस वाले प्रश्न को आपको इसी तरीके से बनाना है। चलिए अगले प्रश्न को अपन करवाते हैं। अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो घंटी वाला चिन्ह है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आपके पास में आए तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पे मिलता रहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अपन, चलिए ये क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 क्या 11वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब n का मान आपको दिया हुआ है कितना है, 11 है। अब वो पद आपको निकालना है कि वो पद आपका क्या बनेगा। तो यहां से देखिए मैं छाड़ता हूं, a का मान कितना है, a1 का मान कितना है, या a का मान कितना है 2 है। d का मान कितना होता है, d का मान होता है a2 माइनस a1, जो कि कितना है 7 माइनस 2 बराबर कितना है 5। ठीक है, ये d का मान आ गया 5 और n का मान आपको दिया है कितना है 11। अब फॉर्मूला आपके पास में होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से n की जगह पे कितना रखूंगा 11, a की जगह पे कितना रखूंगा 2, प्लस n की जगह पे रखूंगा 11 माइनस 1, और d की जगह पे रखूंगा मैं कितना 5। ये a 11 बराबर बचा 2 प्लस 11 में से 1 घटा 10 बचा, 10 5 से गुणा हुआ 50 आया, तो यहां से आया a
11 बराबर 50 और 2 आपके पास में बन गए 52 52। मतलब इसी सीक्वेंस के अंदर आपके ये एपी चले तो इसका जो 11वां पद बनेगा, जिसका ए का मान 2 है और डी का मान आपके पास में 5 है, तो उसका जो 11वां पद बनेगा वो आपके पास में बनेगा 52। उम्मीद है कि यहाँ तक के सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।